नमस्कार। मैं आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 7 भारतीय राजनीति में नए बदलाव से संबंधित क्वेश्चंस लेके आई हूँ कि भारतीय राजनीति में किस तरह से उथल पुथल हुआ, किस तरह नए बदलाव आए, जो कि हर साल हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इससे संबंधित वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखने तक बने रहिए और शुरू करते हैं भारतीय राजनीति में नए बदलाव अध्याय 7 कक्षा 12 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1980 के दशक में जो माहौल था वो आज के समय से बहुत ही अलग था। हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो यहाँ का वातावरण था, जो यहाँ समस्याएं थी, वो बहुत ही विकट थी। तो मैं बहुत पीछे ना ले जाके आप लोगों को 1990-91 के दशक से परिचित कराती हूँ। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में और 1990 यानी 1990 के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। सारे बदलावों को तो बोर्ड पे नहीं लिख सकते, पर आप लोगों को जो जो इम्पोर्टेंट है वो आज मैं बताऊंगी। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक मंडल 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया और आरक्षण के द्वारा सरकार ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने आरक्षण को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया। इसी के साथ राज्य की भूमिका को कम कर दिया गया, क्योंकि मंडल आयोग ने अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया गया। जो हर फैसले पहले राज्य लेता था वो कम कर दिया गया और उसके साथ ही इस नीति को पहले से आसान बना दिया गया, जिसकी आलोचना देश भर में की गई। आंदोलन भी हुआ, परंतु इस आंदोलन का कुछ असर नहीं हुआ और तब भी नीतियाँ कम नहीं हुई, बल्कि जो कि त्यों बनी रही। तो 1991 में तमिलनाडु दौरे के दौरान लिट्टी से जुड़े श्रीलंकाई ने तमिलों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी, जिसकी देश भर में आलोचना हुई। आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी एक कांग्रेस की बहुत ही सशक्त प्रधानमंत्री थे। जो आज हम लोग कंप्यूटर देख रहे हैं, वो उसी समय देश में दुनिया भर में कंप्यूटर का विकास करना चाहते थे, टेक्नोलॉजी को लाना चाहते थे विदेशी के तौर पर। तो इस तरह से राजीव गांधी दौरे के लिए गए श्रीलंका में और वहाँ पर धोखे के द्वारा उनको मार दिया गया। इसकी देश भर में आलोचना हुई और बिल्कुल युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो उनकी हत्या से पूरा देश शोकमय हो गया, क्योंकि ये हत्या अचानक हुई और पूरे देश पर एक बार शोक का लहर दौड़ गया। जब देश प्रगति की ओर, विकास की ओर चल रहा था प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस समय ऐसी घटना घटी। अब इससे कांग्रेस की तरफ सभी लोगों का आत्मिक लगाव था और एक बार फिर से भारी बहुमत से 1991 में जो है इसके पश्चात 1991 में आम चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और सोनिया गांधी की सलाह पर सोनिया गांधी का अहम भूमिका था उसमें। अब भारतीय राजनीति में जो बदलाव के परिणाम हुए वो क्या था कि 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में जिससे कई नए राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ। वाम कैंप में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की राजनीति सत्ता की वकालत कर रही थी। ऐसे समय में पिछड़े हुए लोगों को, स्त्रियों को आगे आने का मौका दिया गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1990 के दशक के इस बदलाव के साथ ही एक काशीराम 1934-2006 ये बहुजन समाज के शक्तिकरण के प्रतीक थे और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। इन्हें उत्तरी भारत के राज्य में दलित राजनीति की संगठनकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। तो गठबंधन का युग और कांग्रेस का पतन किस तरह से हुआ ये मैं अब बताऊंगी आपको, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो इस वजह से
मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ कि जब किसी भी एक दल को सरकार बनाने के लिए पूर्ण रूप से स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो यह अन्य दलों के गठजोड़ करके बहुमत प्राप्त करता है। इसे ही गठबंधन सरकार कहा जाता है। जैसा कि आपने इसी साल 2021-22 का चुनाव देखा, इसमें क्या था, इसमें भी अखिलेश यादव जो थे वो गठबंधन से सरकार को बनाना चाह रहे थे, हालांकि वो असफल रहे। और आप लोगों के सामने फिर से एक बार पूर्व मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच आ चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार के विरोधी भी हैं वो। घूसखोरी भ्रष्टाचार तो नारियों के सशक्तिकरण के लिए भी प्रयासरत हैं। तो बहुत उम्मीद है कि इस वर्ष भी अच्छा होगा देश में। दुनिया भर की जो भू माफियाएँ हैं उन पे बुलडोजरें चलाई जा रही हैं। तो चलिए, ये तो हमारे कंटेंट से थोड़ा सा अलग हटके हो गया, तो हम बात करते हैं अपने कंटेंट की। तो इस तरह से गठबंधन की सरकार का उदय हुआ, ठीक है। और इसी में बच्चे गठबंधन सरकार में जो, जैसा कि मैं बता रही थी कि इसको बनाने के लिए पूर्ण बहुमत जब नहीं मिलता है तो कई अन्य दल अलग अलग दलों को गठजोड़ करके बहुमत प्राप्त करते हैं और इसे ही गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो यह गठबंधन चुनाव पहले चुनाव के बाद भी किया जा सकता है। और भारत में गठबंधन ग्रुप की शुरुआत वर्ष 1989 से मानी जाती है। वर्ष 1989 में एक राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी जिसने भारतीय जनता पार्टी एवं वाम मोर्चा दल ने मिलकर सरकार का गठन किया था। वर्ष 1999 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, है ना, नेशनल डेमोक्रेसी इलेक्शन एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर अपना पूरा कार्यकाल संपन्न किया। तो एनडीए में शामिल दलों में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, मिजोरम अकाली दल और लोक जनशक्ति पार्टी ये प्रमुख थे। अब गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय दल क्या होता है यह मैं आपको बताऊं। तो गठबंधन की राजनीति ने अनेक वर्गों के राजनीतिक दलों को एक मंच पर आने का मौका दिया। साथ ही 1990 के दशक में दलित एवं पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों ने अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ गठबंधन सरकारों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय राजनीति में किस तरह से हुआ। तो गठबंधन के राजनीति के दौर में ही जो अन्य पिछड़ा वर्ग था वह राजनीति के उद्भव में शामिल हुआ और यह अनुसूचित जाति और जनजाति से अलग श्रेणी के थे। अन्य पिछड़ा वर्ग जो था वो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होने के कारण लोगों को शामिल किया गया और इस वर्ग पर जनता पार्टी, भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। अब हम बात करेंगे भारतीय राजनीति पर गठबंधन की सरकार का प्रभाव क्या है। तो भारतीय राजनीति पर गठबंधन सरकारों का जो प्रभाव है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में देखा जा सकता है, क्योंकि गठबंधन राजनीति शुरू होते ही केंद्र में भी अस्थिर सरकार का दौर आ गया और गठबंधन की अधिकांश सरकारें अस्थायी रही, जिसने भारतीय जनता एवं देश का विकास प्रभावित हुआ है। केंद्रीय सरकार में क्षेत्रीय दलों में भागीदारी गठबंधन के दौर में अधिक सक्रिय होने लगी और गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसके कारण राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दे गौण हो जाते हैं और गठबंधन की राजनीति के कारण केंद्रीकृत सत्ता की मनमानी को कम किया जा सकता है। गठबंधन सरकारों में विचारात्मक अंतर के बावजूद भी सत्ता में भागीदारी करने के लिए दल पर्याप्त रहता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मंडल आयोग की कि मंडल आयोग क्या है। वर्ष 1978 में केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में कौन सी आयोग बनाई गई। तो मंडल आयोग बनाया गया। इसको भी आप लोगों को याद करना है, कई बार सर वगैरह भी पूछ लेता है। तो ऐसे करके आप लोगों को याद करना है कि क्वेश्चन कहीं से भी आए आंसर हम 100% देकर ही आए, छोड़कर न आए। तो इसका गठन क्यों किया गया? पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार करने के लिए। और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो है वो 1918 से 1982 तक बना। तो आप लोगों को इसे याद रखना होगा कि जो
बिंदेश्वरी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो था मंडल आयोग के ये जन्मदाता हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद करना है। और ये जो मंडल है 1918 से सन 1918 से 82, ठीक है, में स्थापित किया गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। 18 से 82 तक। और ये वर्ष 1967 था। वर्ष 1977 से 79 में बिहार में सांसद निर्वाचित हुए थे। तो इन्होंने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता भी की थी। तो इस आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। ये समाजवादी नेता थे और बिहार में 1.5 माह तक ये मुख्यमंत्री रहे। तो मंडल आयोग का गठन का उद्देश्य अब हम देखेंगे, क्योंकि आपको बार बार मैं बताती रही हूँ कि जब भी कोई मंडल गठित किया जाता है, जब भी कुछ बनाया जाता है, तो क्या होता है, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। क्योंकि हम जब भी कुछ गेन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी भी चीज़ का गठन किया जाता है। अब इस मंडल आयोग का भी उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था ये देख लेते हैं कि भारतीय समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में शैक्षिक और सामाजिक जो पिछड़ापन था उसकी जांच हो कि कितना पिछड़ापन है, पिछड़े वर्गों की पहचान हो, और इसी के साथ तरीका क्या है ये भी बताया जाए। वर्ष 1980 में मंडल आयोग की सिफारिश निम्न तरह से थी कि पिछड़े वर्ग की जो पिछड़े वर्ग हैं वो पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकार किए जाएं, और शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व कम होने के कारण 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन को सुधारने के लिए भूमि सुधार से संबंधित सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। अब जो मंडल सिफारिश था वो उद्देश्य तो क्लियर हो गया, लेकिन उन्हें क्या करना था, लागू करना था। तो वर्ष 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया। और आपको याद रखना होगा कि ये कब लागू हुआ, तो 1990 में लागू हुआ। बना तो ये 82 तक, लेकिन ये लागू कब हुआ, 1990 में हुआ। और सिफारिशें लागू होने के बाद सरकारी नौकरी में आरक्षण के मुद्दे पर वाद विवाद उत्पन्न हो गए। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ापन था। उत्तरी भारत में सिफारिशों के लागू होने के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुआ। और वर्ष 1992 में यानी 1992 में इंदिरा साहनी केस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को उचित बताया, और अनेक राजनीतिक दलों अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण पिछड़े वर्गों को एकजुट किया तथा शासक व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। तो इसके आगे का हम कल की वीडियो में देखेंगे, लेकिन एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि मंडल आयोग उस समय के वर्तमान के लिए तो बिल्कुल सही निर्णय था, सही गठन था। क्योंकि ये बात हम कर रहे हैं 1990 की, ये 2022 की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये 32 ईयर्स पीछे जाके बात कर रहे हैं। उस समय वास्तव में पिछड़े वर्गों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। उस समय उच्च जाति के जो लोग थे वो कुओं पर, तालाबों पर और सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिरों में अपना ही धाक समझते थे, जो कि बिल्कुल गलत था। परंतु आज की डेट में, आज 32 साल बाद भी इस आरक्षण को कंटिन्यू बढ़ाया जाता है। हर जब भी चुनाव होता है 5 वर्ष के बाद, तो फिर ये बढ़ा दिया जाता है 10 वर्ष के लिए। तो ये गलत है, क्योंकि 32 साल बाद आज की डेट में सवर्ण पिछड़ रहे हैं, उनकी जनसंख्या भी कम हो रही है, उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो रही है, और निम्न जाति आरक्षण की वजह से आगे आ रहे हैं। ये इसका दुष्प्रभाव है, क्योंकि सवर्ण के जो छात्र होते हैं वो 80% नंबर लाए तो वो नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं कहीं, लेकिन वहीं 70% पर, 72% पर निम्न जाति के लोग हो जाते हैं। तो मेरा मतलब जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है, इतने वर्षों के बाद इस नियम में भी बदलाव होना चाहिए समय के साथ। जैसे उस समय आरक्षण लाया गया,
वह बिल्कुल सही था। लेकिन इस समय ज्यों का त्यों उठा के रहना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि समाज को स्थिति को देखते हुए इस आरक्षण में भी बदलाव किया जाए और मंडल आयोग में भी संशोधन की आवश्यकता है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर समझ में आ गया हो वीडियो अच्छे से, मैं आशा करती हूँ कि आप सबने वीडियो पूरा देखा होगा, और तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने ओपिनियन, और अगर आपकी कोई डिमांड है तो उसे भी बताइएगा। किसी सब्जेक्ट पर आप या किसी क्वेश्चन पर या किसी टॉपिक पर आप न्यू वीडियो चाहते हैं, उसे भी लिखिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके लिए नए नए वीडियो लेके आती रहूँ और आपके एग्ज़ाम को सक्सेसफुल बनाती रहूँ। और साथ ही आज चैत्र माह यानी हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है, तो आप सभी को शैलपुत्री माता की ढेर सारी शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद।